So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. So, आज के सेशन में हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे और इंडियन इकोनॉमी में अब आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं दैट इज द इंडियाज लॉन्ग रोड और जो ऑथर है विजय जोशी हम इनके बाद यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ से ना चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 एक पीरियड की बात कर रहा है 1947 टू 2016। देखो पॉइंट ये कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम वो बातें करेंगे कि आज़ादी के बाद में बेसिकली क्या क्या हुआ कैसे रहा। और ऐसे नहीं कि हम लोग हिस्टोरिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत कुछ हुआ है बट उस बहुत कुछ में से हम लोग जनरली अपने इकोनॉमिक्स उठा रहे हैं। ओके गाइस, तो हमारी इकोनॉमिक बेसिकली क्या कह रही है, क्या क्या चीजें हमने किताबों में पढ़ी हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग अपनी इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हो एक्सकेलरेशन पीरियड, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही थी लेकिन उस ग्रोथ को हमने दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो हमने इसको डिवाइड ऐसे कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जांपल ये टू पीरियड्स, टू एक्सकेलरेशन पीरियड, ठीक है, टू एक्सकेलरेशन पीरियड। जैसे एक पीरियड हमने रखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसमें हम लोग 1950 से लेकर 1980 की बात कर रहे हैं। अब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1951 से लेकर या 50 से लेकर 1980 तक यही पीरियड की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये पीरियड वो है जिसमें मतलब कह सकते हो कांग्रेस लीडर्स, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का दौर रहा, मतलब वो बिल्कुल अपने क्या कह सकते हैं अपने दौर में रही, ठीक है। उनके पॉलिसीज ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है, अब अगर अगली भी वही पार्टी बन रही है या उसी वही पार्टी विन कर रही है इलेक्शन विक्ट्री और वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी के जो पॉलिसी उन्होंने शुरू करी थी वो पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। और एक होता है ना कि गवर्नमेंट बदल रही है, अभी ये आ गई, फिर अगली बार दूसरी आ गई, फिर अगली बार तीसरी आ गई, उससे क्या होता है पॉलिसी इंप्लीकेशन बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये वो पीरियड है जिसमें कांग्रेस के लगातार 3 प्रधानमंत्री रहे, मतलब फर्स्ट प्रधानमंत्री पीएम कांग्रेस के रहे। जैसे अभी पहले सुन लो ध्यान से, 1951 नो डाउट जवाहरलाल नेहरू जी वो हमारे प्रधानमंत्री रहे और उनका जो एरा था उसको आप नेहरू एरा के नाम से भी शायद पढ़ चुके हो और पढ़ोगे आगे चल के, नेहरू एरा, ठीक है। और उनका जो टाइम पीरियड रहा 1951 से लेकर 1964। पहले मेरी बातें सुन लो, सारी चीजें लिख के भी दिखाऊंगा मैं आपको और नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बना रखे हैं। तो ये वो दौर था जब नेहरू जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। फिर उनके उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका बहुत छोटा पीरियड था प्रधानमंत्री बनने का, वो 1964 टू 1966 तक रहे और 66 में उनकी आकस्मिक डेथ के बाद, मतलब जो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तश्केंट में, उसके जनवरी 1966 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल रहा वो 1977 जो फिर इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शन जनरली हार गए। फिर जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी थी, है ना, नॉन कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी, उसके कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री बना, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो 1977, फिर इसके बाद में जनरली आप मान लो तो 1980, क्योंकि वो पॉलिसीज तब तक चली रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमने 1980s की बात करी है। और फिर दूसरा है 1980 से लेकर 2014 या 15, ठीक है। और हम अपनी जो अगला एरा मानते हैं फिर वो 2014-15 से लेकर टिल दिस डेट। तो ये पीरियड हम लोग मानते हैं बेसिकली एक पोस्ट इंडिपेंडेंस और 1950 टू 1980 और एक 1980 टू 2015। एक्चुअली ये वो दो ऐसे पीरियड है जहां पे डिफरेंट पीपल्स की आइडियोलॉजी थी, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो यहाँ पे एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो उनकी आइडियोलॉजी चल रही थी, यहाँ पे दूसरी पार्टी थी जनता पार्टी, यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी चल रही थी। तो इसी बेसिस पे हम अपनी कंट्री के डिसीजंस की बात करते थे और अपनी कंट्री में जो जो हुआ उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, और उनका जो एरा था उसको आप नेहरू एरा के नाम से भी शायद पढ़ चुके हो और पढ़ोगे आगे चल के, नेहरू एरा। ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड रहा 1951 से लेकर 1964। पहले मेरी बातें सुन लो, सारी चीजें लिख के भी दिखाऊंगा मैं आपको, और नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बना रखे हैं। तो ये वो दौर था जब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। फिर उनकी उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका बहुत छोटा पीरियड था प्रधानमंत्री बनने का। वो 1964 टू 1966 तक रहे, और 66 में उनकी आकस्मिक डेथ के बाद, मतलब जो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तश्कंत में, उसके जनवरी 1966 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल रहा वो 1977 जो फिर इलेक्शंस हुए, तो वो इलेक्शन जनरली हार गए। फिर जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी थी, है ना, नॉन कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी, उसके कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री बना। ठीक है, प्रधानमंत्री तो 1977। फिर इसके बाद में जनरली आप मान लो तो 1980, क्योंकि वो पॉलिसीज तब तक चली रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने 1980 की बात करी है। और फिर दूसरा है 1980 से लेकर 2014 या 15। ठीक है, और हम अपनी जो अगला एरा मानते हैं फिर वो 2014-15 से लेकर टिल दिस डेट। तो ये पीरियड हम लोग मानते हैं बेसिकली एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, और 1950 टू 1980, और एक 1980 टू 2015। एक्चुअली ये वो दो ऐसे पीरियड है जहाँ पे डिफरेंट पीपल्स की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो, यहाँ पे एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो उनकी आइडियोलॉजी चल रही थी। यहाँ पे दूसरी पार्टी थी जनता पार्टी, यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी चल रही थी। तो इसी बेसिस पे हम अपनी कंट्री के डिसीजंस की बात करते थे, और अपनी कंट्री में जो जो हुआ उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट गाइस। ओके, परफेक्ट है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जनरली इकोनॉमी के अंदर दैट इज द टू एक्सलेरेशन पीरियड। ठीक है, हम इसको टू एक्सलेरेशन पीरियड में डिवाइड करते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दैट टू पीरियड। एक हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 टू 1980। ठीक है, और एक हम जनरली बात करेंगे सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड, जो पीरियड स्टार्ट हुआ दैट इज पोस्ट 1980, या 1980 टू 2015-16। ठीक है, अब इन दोनों पीरियड के एक अपने अपने दौर रहे। अगर हम जनरली बात करें तो जनरली हमें पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तरीके से हमारे पास एक नया एक्सपीरियंस आया था, या आप कह सकते हो नया हमें ऑप्शन मिला था, जिसमें हम अपनी कंट्री को कॉलोनियल टू सेल्फ रिलायंस कंट्री बनाना चाहते थे। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उससे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग कॉलोनियल थे, ब्रिटिश इंडिया थे। लेकिन जैसे आजादी मिली, आजादी के बाद हम लोग एक सेल्फ गवर्निंग नेशन बने। ठीक है, एक दौर रहा जहां हम कॉलोनियल से सेल्फ गवर्निंग नेशन बने, और ये सेल्फ गवर्निंग नेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इसमें हमें काफी सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी थी, काफी सारी पॉलिसीज बनानी थी। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा था कि हमें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उन चीजों को आइडेंटिफाई करना जिससे हम अपनी कंट्री को ग्रो कर पाए। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का उस टाइम नाम आया, और इकोनॉमिस्ट का काफी बड़ा सपोर्ट रहा। जैसे इसलिए आप किसी भी प्रधानमंत्री के नाम के आगे एरा नहीं देखोगे, लेकिन नेहरू एरा ये वर्ड तुम बहुत बार पढ़ लोगे। नेहरू एरा एक एक दौर 14-15 सालों का एक साइकिल, जिसमें उन्होंने काफी सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स करे, या बड़े बड़ी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा ये जनरल मानना था कि
आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी कंट्री की ग्रोथ थी, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की ग्रोथ जो थी 1% पर ईयर ग्रोथ थी, ठीक है, 1% पर ईयर। लेकिन वही चीज ट्रांसफॉर्म हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस 3.5% पर ईयर। हमारी कंट्री की ग्रोथ में इतनी वृद्धि है। हम पहले 1% ग्रो कर रहे थे, उसके बाद में हमने 3.5% ग्रो करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ दी कंट्रीज पॉलिसीज। अब देखो, एक्चुअली ये था कि हमारा जो ये पीरियड माना जाता है, ये तीन ये खुद पीरियड 3 पीरियड में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे इसमें सबसे मेजर पार्ट रहता है कि हमने अपनी इकोनॉमी में प्लान इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया। प्लान इन्वेस्टमेंट, दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक अनप्लान और एक प्लान। तो प्लान इन्वेस्टमेंट करी जिससे कि हमको अनप्लान इन्वेंटरी का जो लॉस है उससे बचे। सेकंड, हमने पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन की इस पीरियड में। एंड आफ्टर दैट हमारा जो 5 ईयर प्लान था, उसकी सबसे बड़ी देन हमें रही कि हमें 1960s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में था, ठीक है। उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर वो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी है या फिर वो सीड्स इंट्रोड्यूस करनी है, वो पैटर्न लेकर आना है जिससे हमारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। बिकॉज एट द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर में 80 to 85% कंट्री की पॉपुलेशन इंगेज थी, जिसमें से आउट ऑफ विच 70 to 75% पॉपुलेशन वर्क फोर्स एज अ वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में थी। और एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सोर्स ऑफ इनकम था कंट्री का जो कंट्री की नेशनल इनकम का मोर देन 50% और ऑल अबाउट 80% कंट्री की जीडीपी में अपना योगदान दे रहा था। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना ये 1951 का टारगेट था इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन द सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि ये वाला है, हमने 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से हमारा 1960s में हमारी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हमारी में कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा सेक्टर हमें मिला जहां पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा इंगेज हो सकती थी और हो रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे 100% डिपेंडेंसी कभी ना कभी प्रॉब्लमेटिक होती। इसलिए कंट्री के जो फिलोसोफर थे या इकोनॉमिक्स थे या उसको बैलेंस करने वाले लोग थे, उनका मेन टारगेट था कि कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर के अलावा और भी एरिया में इन्वॉल्व करें, जिससे कि हम वहां पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ला पाए। देखिए, एग्रीकल्चर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून। तो अब या तो मॉनसून फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस करो। अब मॉनसून फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस करना तो उसके लिए हमें मशीनरी की जरूरत थी। तो और मशीनरी नो डाउट होता है सेकेंडरी सेक्टर में, ये जो वर्क होता है सेकेंडरी, जहां पे आप रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स की बात करते हो, तो उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो एग्रेरियन सपोर्ट के लिए भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी। तो ये सबसे बड़ा कंसेप्ट था जिसमें हमारी कंट्री ग्रो करी। बट आफ्टर दीज ग्रोथ, जब हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करें ऑन अ कंपेरेटिव नोट, हमारी कंट्री की स्लोवर ग्रोथ थी। स्लोवर मतलब कम हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही थी दूसरी कंट्रीज के, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। यही वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में हिंदू ग्रोथ रेट एक वर्ड फेमस हुआ था, ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट। ये एक टाइम पीरियड था और दिस इज द लास्ट ऑफ 1970s, मतलब 80s की बात है, जिसमें कंट्री में हिंदू ग्रोथ रेट, एक्चुअली उसका कंसर्न ये था कि जो पर्टिकुलर एरियाज थे वहां पे जो कंट्री ग्रो कर रही थी, वहां पे मेजर पॉपुलेशन कौन इन्वॉल्व है। तो जो मेजर पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी वो एक रिलीजियस पर्पस के तौर पे हिंदू ज्यादा थे, तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही थी उस एरिया में। इसलिए बोला गया कि हिंदू ग्रोथ रेट वॉज दी डिसेंट पार्ट ऑफ आवर दिस पीरियड, ठीक है। बट अपार्ट ऑफ दिस हमारी कंट्री की ग्रोथ स्लो हो रही थी, पर कैपिटा ग्रोथ स्लो हो रही थी। वहीं ये हमारा फर्स्ट पीरियड था जिसका एंड हुआ 1950 टू 80s में। देखिए, अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से थी। जैसे 3 प्रधानमंत्री 3 पीएम रहे, उनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी, तो इनका क्या योगदान था हमारी कंट्री के ग्रोथ में। लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। बट अगर आप बात करते हो
सेकेंड पीरियड की जो 1980s टू 2015 तक का था, एक्चुअली इसमें हाईएस्ट मतलब इमीडिएट हाईएस्ट ग्रोथ, ऐसे नहीं कि इसके बाद कभी हाईएस्ट ग्रोथ नहीं हुई, बट कंपैरेटिवली 6% ग्रोथ, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ होती है, वो देखने को मिली इस टाइम पीरियड में। और यही वो टाइम पीरियड था जब कंट्री में पॉवर्टी जनरली कम हुई और स्टेबिलिटी आई हमारी कंट्री के अंदर। एंड आफ्टर दैट हमारा जो लॉन्ग रन ग्रोथ था वो अचीव अचीव हुआ इस टाइम पीरियड में। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टू एक्सक्लेरेशन पीरियड जो आफ्टर इंडिपेंडेंस थे और जिसको हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले बात तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। सो गाइज, आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आप पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो विद पीवाईक्यूज विद नोट्स, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी और आपको बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करेगी। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीरियस स्टूडेंट ही कांटेक्ट करें, दूसरे स्टूडेंट ना कांटेक्ट करें। और उसके अलावा इन केस इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन प्लीज व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।